दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 31 दिसंबर 2022 की रात से। देश की राजधानी दिल्ली में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। नए साल का जश्न कुछ लोगों का तो रात को 12 से 1 के बीच में खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का यह जश्न पूरी रात भर चलता है। उस रात भी यही सब चल रहा था। दिल्ली में कंजावला नाम की एक जगह है जो बाहरी दिल्ली में पड़ती है। समय रात के करीब 3 बजे का था। दीपक नाम का व्यक्ति वहीं कंजावला में अपनी दूध की डेयरी चलाने का काम करता था। हर रोज सुबह करीब 3 बजे से ही वो अपने काम पर लग जाता था। उस रात भी दीपक करीब 3 बजे अपनी डेयरी के पास खड़ा था तो अचानक से उसके पास से एक ग्रे कलर की कार गुजरती है। लेकिन जब दीपक ने उस कार को गौर से देखा तो उसे दिखता है कि कोई चीज उस गाड़ी के पीछे फंसी हुई थी और वो कार उसे घसीटते हुए लेकर जा रही थी। लेकिन जब दीपक ने और ज्यादा गौर किया तो उसे दिखता है कि ये कोई वस्तु नहीं, ये एक व्यक्ति था जिसे वो कार अपने साथ घसीट कर ले जा रही थी। जिसके बाद दीपक एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना फोन निकालता है और सीधा 100 नंबर डायल कर देता है। दीपक पुलिस को बताता है कि मेरे पास से अभी एक ग्रे कलर की कार गुजरी है जो अपने साथ एक लाश को घसीटते हुए लेकर जा रही है। आप जल्दी से यहाँ किसी को मदद के लिए भेजिए। लेकिन पुलिस की तरफ से इस बात को सुनकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई जाती, बल्कि वो पुलिस वाले दीपक से इस सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। कौन सी जगह पर है ये गाड़ी? लाश सफेद कफन में है या नहीं? ये एक्सीडेंट हो सकता है या नहीं? या किसी मरे हुए व्यक्ति को ये लोग ले जा रहे थे जो नीचे गिर गया हो? लेकिन फिर भी दीपक पुलिस वालों की हर बात का जवाब बड़ी जिम्मेदारी से दे रहा था। इन सब में करीब 15 मिनट से ज्यादा का समय बीत जाता है। पुलिस की तरफ से कोई भी पीसीआर या गाड़ी नहीं भेजी जाती। इसी दौरान वो ग्रे कलर की गाड़ी फिर से घूमकर दीपक के सामने से गुजरती है। अब दीपक पुलिस का इंतजार ना करते हुए खुद ही उस गाड़ी का पीछा करने का फैसला करता है। इसके बाद वो अपनी स्कूटी निकालता है और गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। वो पीछा करने के साथ साथ पुलिस को भी सारी बातें बता रहा था। लेकिन कुछ दूर पीछा करने के बाद घना कोहरा होने की वजह से वो गाड़ी दीपक की नजर से ओझल हो जाती है। इन सब में करीब आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। अब सुबह के करीब 5 बजे पुलिस को एक और फोन आता है। उन्हें बताया जाता है कि दिल्ली के कंझावला में सड़क किनारे एक लाश बड़ी बुरी हालत में पड़ी हुई है। जिसके बाद पुलिस वहां जाकर उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। लाश में दूर तक घसीटे जाने के निशान थे। शरीर पर कपड़े लगभग ना के बराबर थे। ये एक लड़की की लाश थी, लेकिन अभी तक उस लड़की की कोई पहचान नहीं हो पाई थी। तभी थोड़ी देर बाद पुलिस के पास एक और फोन आता है और ये फोन था वहां से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूटी के मिलने का, जिसका शायद एक्सीडेंट हुआ था। ये स्कूटी हो सकता है उसी लड़की की हो। जिसके बाद पुलिस उस स्कूटी के पास जाती है। उसके नंबर से उसके मालिक का पता किया जाता है और जब मालिक का नाम सामने आता है तो पुलिस को यही लगता है कि लाश वाली लड़की की ही स्कूटी है। इसके बाद उस लाश को संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब उस स्कूटी के मालिक के घर पर पुलिस जाती है और उस लड़की का नाम था अंजलि। ये लड़की वहीं नजदीक में सुल्तानपुरी की रहने वाली थी। सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस के लोग अंजलि के घर पर दस्तक देते हैं। घर से एक 50 साल के करीब की उम्र की एक महिला बाहर निकल कर आती है। शायद ये अंजलि की माँ थी। पुलिस पूछती है कि आप अंजलि की माँ हैं? वो महिला पहले तो घबरा जाती है, लेकिन बाद में कहती है हाँ, मैं अंजलि की माँ हूँ। पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तब अंजलि की माँ और उसके परिवार के कुछ सदस्य पुलिस वालों के साथ चले जाते हैं। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि नए साल का पहला दिन उनके लिए सुबह सुबह इतनी भयानक खबर लेकर आने वाला था। जिसके बाद उन्हें संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां पर उन्हें कुछ घंटे इंतजार करने के बाद वहां के शवगृह में ले जाया जाता है। वहां पर उन्हें अंजलि की लाश दिखाई जाती है, जिसे देखने के बाद पूरे परिवार की आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये उनकी लड़की अंजलि की ही लाश थी और उस लाश की हालत इतनी खराब थी कि किसी का भी दिल कांप जाए। और ये तो अंजलि के घर वाले थे। अंजलि की माँ बताती है कि ये उसकी बेटी की लाश है, लेकिन ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, जिसका पुलिस के पास भी अभी कोई जवाब नहीं था। दरअसल अंजलि अपने परिवार के साथ सुल्तानपुरी में अमन विहार इलाके में रहती थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। घर में एक भाई, अंजलि और उसकी माँ ही रहते थे। पिताजी का देहांत लगभग 8 साल पहले हो चुका था। पिताजी के बाद माँ अक्सर बीमार रहती थी। घर में कमाई का कोई जरिया नहीं था, तो अंजलि इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी, जिससे उनके परिवार का गुजारा होता था। 31 तारीख को भी लोग बहुत सारी पार्टियां रखते हैं, जिसके चलते 31 तारीख को अंजलि को इवेंट मैनेजमेंट का काम करने के लिए घर से जाना पड़ता है। वो शाम को करीब 6 बजे घर से निकलती है। इसके बाद अंजलि करीब 8:30 बजे फिर से अपनी माँ को फोन करके बताती है कि काम ज्यादा होने की वजह से उसे देर हो जाएगी। माँ को भी पता था कि अंजलि का काम ही ऐसा है, इवेंट मैनेजमेंट में लेट हो जाना आम बात होती है। जिसके बाद उसकी माँ ये सोचकर सो जाती है शायद अब अंजलि काम से सुबह ही घर वापस आएगी। जिसके बाद सुबह अंजलि तो नहीं आती, उसकी मौत की खबर जरूर आती है।
अब पुलिस इस केस में आगे की छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले उन रास्तों पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है जो अंजलि के घर के रास्ते में आते हैं, जिनमें अंजलि स्कूटी पर शाम को जाते हुए दिखाई देती है। इन्हीं सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि उस दिन स्कूटी पर अंजलि अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और लड़की थी और ये थी उसकी दोस्त। 31 दिसंबर को ये दो लड़कियां रोहिणी के सेक्टर नंबर 23 में एक होटल में कमरा बुक करती हैं। इस होटल का नाम था होटल विवान, जो कि एक ओयो होटल था। वहां पर कमरा नंबर 104 इन दोनों के द्वारा करीब 7:30 बजे बुक किया जाता है। होटल से उस दूसरी लड़की का नाम भी पुलिस को पता चलता है, जिसका नाम था निधि। जब पुलिस निधि के बारे में पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि निधि सुल्तानपुरी के पुलिस स्टेशन के सामने वाली गली में रहती थी। हालांकि लोगों का कहना है कि वो अपने परिवार के साथ नहीं रहती, जिसके कुछ निजी कारण हैं। जब निधि से पूछताछ के लिए पुलिस जाती है तो सबसे पहले पुलिस को वहां पर एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है, क्योंकि निधि के बिल्कुल पड़ोस वाले घर में एक सीसीटीवी लगा हुआ था, जिसमें निधि के 31 दिसंबर की रात को आने की रिकॉर्डिंग हो गई थी, जिसमें करीब वो 2 से 3 के बीच में आते हुए दिखाई दे रही थी। और इस सीसीटीवी फुटेज में वो बड़ी जल्दबाजी में अपने घर पे आती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले वो अपने घर पर दस्तक देती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उसके बाद वहीं पड़ोस में कुछ लोग आग ताप रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति से वो फोन का चार्जर लेती है, क्योंकि उसका फोन उस समय बंद हो चुका था। तब तक उसके घर का दरवाजा भी खुल जाता है और वो घर के अंदर चली जाती है। अब तक पुलिस को सीसीटीवी से यही जानकारी मिल पाई थी। इसके आगे पीछे की सारी कहानी पुलिस को निधि ही बता सकती थी, क्योंकि 31 दिसंबर के रात वो अंजलि के साथ ही थी। फिर पूछताछ में निधि बताती है कि वो अंजलि को सिर्फ 2-3 सप्ताह से ही जानती है और वो उसे अपने एक दोस्त के माध्यम से मिली थी। निधि बताती है कि मेरे पास 31 तारीख को अंजलि का फोन आया था। उसने कहा था कि आज रात को पार्टी करेंगे, इसके लिए वो शाम को उसे लेने आ रही है। जिसके बाद निधि उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और वो दोनों करीब 6 से 7 के बीच में घर से निकलते हैं। जिसके बाद वो रोहिणी के सेक्टर नंबर 23 में जाते हैं और वहां वो होटल में एक कमरा बुक करते हैं। शाम करीब 7:30 बजे ये कमरे के अंदर जाते हैं और निधि के अनुसार वहां पर ये लोग शराब पीते हैं। फिर रात को करीब 10 बजे अंजलि का बॉयफ्रेंड और उसके कुछ दोस्त पार्टी करने के लिए उसी होटल में आते हैं। बाद में अंजलि का अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से अंजलि और निधि रात को करीब 2 बजे होटल से निकल जाते हैं। निधि के अनुसार अंजलि ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। वो बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद भी स्कूटी चलाने की जिद करती है, जिसके बाद उन दोनों में एक दूसरे के साथ स्कूटी चलाने के नाम पर बहस हो जाती है और यही चीज होटल की सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है। अंजलि और निधि किसी बात पर बहस कर रही थी। इसके बाद निधि बताती है कि अंजलि ने कहा कि वो पहले उसे उसके घर पर छोड़ देती है, जिसके बाद वो अपने घर पर चली जाएगी। जब वो होटल से निकलती है तो कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक ट्रक मिलता है और अंजलि ने तकरीबन उस ट्रक में टक्कर मार ही दी थी, लेकिन जैसे तैसे वो ट्रक से बच गई। वहां पर कुछ देर स्कूटी रोकने के बाद फिर से इन दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन फिर भी स्कूटी अंजलि ही चलाती है। जिसके बाद रास्ते में जब उन्हें एक गली में मुड़ना था तो वहां कोने पर एक मिठाइयों की दुकान आती है। जैसे ही वो उस गली में मुड़ते हैं, सामने से वही ग्रे कलर की गाड़ी बड़ी तेजी से आती है। स्कूटी और गाड़ी में बहुत तेज टक्कर होती है, जिसके बाद निधि एक साइड में गिर जाती है और अंजलि गाड़ी के नीचे आ जाती है। शायद अंजलि उस गाड़ी के नीचे फंस गई थी। गाड़ी अंजलि के ऊपर से गुजरती है, जिसके बाद अंजलि चीखने चिल्लाने लग जाती है, लेकिन शायद गाड़ी के अंदर बैठे लोगों ने भी ज्यादा शराब पी रखी थी। गाड़ी के शीशे बिल्कुल काले थे और अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद वो गाड़ी बड़ी तेजी से आगे पीछे होती है और अंजलि अभी भी उस गाड़ी के नीचे फंसी हुई थी। जिसके बाद निधि का कहना है कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी और वो बड़ी जल्दी वहां से निकल जाती है और सुल्तानपुरी वाले अपने घर में चली जाती है। गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद उसे कुछ मामूली चोटें आई थी। इस समय करीब रात के 3 बजे का समय हो चुका था। जब वो अपने घर पर पहुंची तो घर का गेट बंद था और निधि का फोन भी बंद हो चुका था। जब घर का दरवाजा खुलने में टाइम लग रहा था तो निधि अपने पड़ोसी से चार्जर लेती है और दरवाजा खुलने के बाद वो घर के अंदर चली जाती है। घर जाकर वो सारी बातें अपनी नानी और अपनी माँ को बताती है। जब निधि से पूछा गया कि तुमने पुलिस में इस बात की शिकायत क्यों नहीं की, तो उसका कहना था कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने सोचा कि गाड़ी अंजलि से टकराने के बाद निकल गई होगी, लेकिन मुझे अंजलि की मौत के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसके बारे में तो मुझे सुबह टीवी पर न्यूज देख के पता चला। और निधि का कहना था कि अंजलि के घर वालों को उसने इसलिए फोन नहीं किया क्योंकि इस हादसे का सारा ब्लेम आखिरकार वो उसी पर डालते। तो डर के मारे उसने ना पुलिस को ना अंजलि के घर वालों को कुछ बताया। यानी अगर देखा जाए तो निधि के अनुसार अंजलि ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, जो कहीं ना कहीं इस हादसे में अंजलि को भी कसूरवार साबित कर रही थी। निधि के इस बयान ने केस को नया मोड़ दे दिया। यानी निधि का बयान कहीं ना कहीं उन लोगों का समर्थन कर रहा था कि सारी गलती गाड़ी चलाने वालों की नहीं थी। अब ये खबर जैसे ही लोगों में पहुंचती है और मीडिया को इसके बारे में पता चलता है
तो हर तरफ लोगों में अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया थी। खासकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए जाते हैं। मीडिया भी पुलिस के ढीले रवैये पर सवाल करती है। पार्टियां अपनी अपनी राजनीति करने में लग जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था कि पुलिस पर अगर उनका कंट्रोल होता तो ऐसा नहीं होता। अरविंद केजरीवाल की तरफ से 10 लाख का मुआवजा अंजलि के परिवार को देने की घोषणा की जाती है। मनीष सिसोदिया की तरफ से बयान आता है कि अंजलि की मां का इलाज दिल्ली सरकार करवाएगी। बीजेपी की तरफ से आप पार्टी पर बयानबाजी की जाती है और आप पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगातार बयानबाजी चल रही है। दिल्ली में एलजी के इस्तीफे की मांग भी बड़े जोर शोर से चल रही है। ऐसी ही तनावपूर्ण स्थिति में 2 दिन से ज्यादा का समय निकल जाता है, जिसमें पुलिस सीसीटीवी की सहायता से उस गाड़ी को पकड़ लेती है और उसमें सवार 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन लोगों के नाम थे अमित खन्ना, मिथुन, कृष्ण, दीपक खन्ना और मनोज मित्तल। मिथुन मंगोलपुरी के एक्स ब्लॉक का रहने वाला है। अमित खन्ना एसबीआई में कर्मचारी है। दीपक खन्ना एक ड्राइवर का काम करता है। दीपक के ब्लॉक में मंगोलपुरी में ही रहता है। यानी ये सारे लोग लगभग मंगोलपुरी के आसपास के ही रहने वाले थे। जब इन्हें पकड़ा गया तो ये बताते हैं कि हमने ज्यादा शराब पी रखी थी और हमें पता ही नहीं चला कि हमारी गाड़ी के नीचे कोई लड़की आ गई है। इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस का कहना है कि उस रात इस गाड़ी में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 आरोपी अभी फरार हैं। इन्होंने उस रात बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और अंजलि की स्कूटी से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो गाड़ी के नीचे किसी हिस्से में फंस गई थी और गाड़ी के साथ घसीटे जाने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस के द्वारा इसे गैर इरादतन हत्या का मामला बताया गया है। कुछ न्यूज चैनल ने दावा किया है इसमें बनाए गए आरोपी बीजेपी के सदस्य हैं, जिसके बाद ये मामला आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का मुद्दा हो गया है। आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी की वजह से इस केस को गैर इरादतन बताया जा रहा है, जबकि ये तो सीधा सीधा एक कत्ल का केस बनता है। अरविंद केजरीवाल ने तो अपने एक भाषण में ये तक कह दिया है कि हम दिल्ली के बड़े से बड़े वकील को इस केस में खड़ा करेंगे और आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से अंजलि के परिवार को एक सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की गई है, लेकिन अभी इस केस में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अंजलि की मां का कहना है कि मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो घर में अकेली ही कमाने वाली थी। अब हमारे लिए घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। अंजलि की मां से बड़े बड़े लोग मिलने आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया, निर्भया की मां आशा देवी और भी बहुत सारे लोग अब तक अंजलि के घर अंजलि की मां से मिलने आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस केस के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी नजर में असली दोषी कौन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, ये केस कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के उन दावों की भी पोल खोलता है जो पुलिस ने 31 दिसंबर को किए थे। पुलिस का कहना है कि हम ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती से काम करते हैं और नए साल की रात यानी 31 दिसंबर को पूरी तरह से दिल्ली के हर नागरिक को सुरक्षित बनाएंगे। लेकिन अफसोस 31 दिसंबर की रात को ही ये हादसा हो गया। लेकिन दोस्तों, अभी इस केस में बहुत कुछ सामने आना बाकी है, क्योंकि जो 5 आरोपी पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं उनके बयान को लेकर पुलिस की प्रतिक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि इनके बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे। अभी पुलिस के द्वारा इन सब लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये अंजलि को पहले से जानते थे या नहीं। क्या एक सोचा समझा मर्डर तो नहीं है? यानी अभी इस केस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने बाकी हैं। पुलिस अभी निधि के नार्को टेस्ट के लिए सोच रही है, क्योंकि अभी भी पुलिस निधि के बयान से पूरी तरह सहमत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो भी नई अपडेट इस केस के बारे में आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपका अपना चैनल है। आपके शिकायत या सुझाव जो भी हैं हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी तरफ से आपके हर कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।